बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते क्यों हैं। हमने नाम सुना है सुधा मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल और बिल गेट्स जी का। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस की मालिक हैं, लक्ष्मी मित्तल जो मित्तल स्टील के मालिक हैं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। इन सब लोगों में कॉमन क्या चीज़ है कि ये सभी लोग जो हैं बहुत ही रिच हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत फेमस हैं, और इनके नाम के अगेंस्ट जो कंपनीज लिखी हैं उनका इक्विटी शेयर्स इन लोगों के पास में है, जो इन्हें और रिच बनाता है। तो हम लोग अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये लोग बहुत रिच हैं, बहुत फेमस है, फेमस तो चलो ठीक है क्योंकि इसके मालिक हैं। हम ये कैसे पता लगा रहे हैं कि ये बहुत ही रिच हैं? उस रिचनेस को जानने के लिए, उस वेल्थ को डिटरमिन करने के लिए हम लोग अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं इन लोगों की या फिर किसी भी बिजनेस की असेट्स को, पोजेशंस को, एस्टेट, प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, असेट, पोजेशन, एस्टेट, प्रॉपर्टी मतलब जो भी इन लोगों की अपनी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। ठीक है, इनकी जो भी संपत्ति है वो। साथ में हमें लाइबिलिटीज़ भी पता करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो चुकानी है। वो इसको इससे करने के बाद, मतलब इन सबको अच्छे से वैल्यू करने के बाद, वो वैल्यू कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनको वैल्यू करने के बाद हम लोग जो पता करते हैं कि किस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटस है इन लोगों का या किसी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, तो वो सब जानने के लिए हमें अकाउंट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। अब हम ये फाइनेंशियल स्टेटस या परफॉर्मेंस कैसे जानते हैं? अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी वालों को हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की अगर गुडविल है तो गुडविल की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं, तो हम उसको कैसे हम लोग डिटर्मिन कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए या किसी भी इंडिविजुअल, जैसे कि हमने ऊपर जो बात करी थी सुधा मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल या कोई भी है अगर बिजनेसमैन है, किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटस या परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। वो 4 स्टेटमेंट क्या क्या हैं? ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ये इसे इनकम अकाउंट भी कहा जाता है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें बनती हैं। इन 4 चीज़ों को प्रिपेयर करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटस का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है। अभी मैं सारी एक साथ आपको नहीं करा रही हूँ टर्म्स, मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके कराऊंगी। तो एक टर्म है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल टू सेवरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हर वो आदमी या हर वो एजेंसी या हर वो शख्स है जिसको किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, या फिर जिस भी बिजनेस की, फॉर एग्जांपल ABC एक बिजनेस है, ABC बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी, यानी कि ये चारों स्टेटमेंट जो बनेगी, इन चारों स्टेटमेंट को का जो जिन जिन लोगों के लिए ये चारों स्टेटमेंट यूज़फुल है किसी भी तरीके के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो इस कंपनी के स्टेक होल्डर माने जाएंगे। अभी स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर हैं शेयर होल्डर। फॉर एग्जांपल उस कंपनी के, जैसे मैंने ABC कंपनी की बात करी, तो उसके शेयर जिनके पास होंगे, है ना, उनको इंटरेस्ट होगा, कंपनी ग्रो करेगी तो वो ग्रो करेंगे। तो जिन भी लोगों को किसी कंपनी में इंटरेस्ट है वो सभी उसके स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनालिस्ट, है ना, ये एनालाइज कैसे करेंगे? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है किसी कंपनी में वो उसका स्टेक होल्डर हुआ। क्रेडिटर, डेटर, वेंडर, सप्लायर, है ना, लेबर जो उस कंपनी में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो, गवर्नमेंट चाहे वो लोकल, स्टेट, सेंट्रल कोई भी हो, टैक्स भी तो लगाएगी वो, है ना, कई चीज़ें देखती है गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, फैकल्टी,
स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, जो बच्चे फाइनेंस पढ़ते हैं, है ना, इन सभी के सभी स्टेक होल्डर हुए कंपनी के। ठीक है, अब क्या चीज़ एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर हम जो भी पढ़ेंगे ना अकाउंट्स के अंदर, वो हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बिजनेस के लिए सेल्स इम्पोर्टेंट है या प्रॉफिट कमाना इम्पोर्टेंट है? बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल सेल्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्स तो ठीक है, सेल्स अगर 20 रुपए की चीज़ 20 में बेच देगा तो सेल्स तो हो गई, लेकिन क्या इससे उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा? नहीं, उसको सेल भी करनी है, लेकिन उसको अपना प्रॉफिट भी कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने भी उसका उद्देश्य है सेल्स के ज़रिए। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल सेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए। जब तक आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आप बेच नहीं सकते, जब तक आप बेच नहीं सकते तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, लेकिन एक बिज़नेस का पर्पस क्या होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्रॉफिटेबल सेल्स। ठीक है, सारा इसी का मामला है, प्रॉफिटेबल सेल्स का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बेसिक प्रिंसिपल या फिर जिन्हें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट एक ही बात है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के ना अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के अलग होते हैं, अकाउंटिंग के भी इसी तरीके से कुछ प्रिंसिपल और क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना जब वो सब्जेक्ट बनता है कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड रहे। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रहे, हर किसी का कुछ अलग अलग ना चलता रहे। ठीक है, तो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या है? गाइडलाइंस हैं और रूल्स हैं जो इशू किए हैं, बनाए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक GAAP। बहुत इंपॉर्टेंट है, GAAP की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिकली GAAP को मैं गैप बोल रही हूँ। गैप जो है ये आपके रूल्स हैं। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ GAAP आर द रूल्स, ये रूल्स हैं। ठीक है, जो किन्होंने बनाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है फॉर द कंपनीज टू फॉलो वाइल रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या है? ये गाइडलाइन और रूल्स हैं जो किसी भी कंपनी को फॉलो करना होता है ताकि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, और ये रूल्स का नाम क्या होता है? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीज आर द नेसेसरी एजम्पशंस। अब ये जो होती हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये एजम्पशंस होती हैं, नेसेसरी एजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आर लाइक ग्रामर फॉर एनी लैंग्वेज। जिस तरीके से ग्रामर इज़ फॉर अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का बेस है ग्रामर, उसी तरीके से गैप इज़ फॉर अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का जो ग्रामर है वो गैप है, या फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल है। तो गाइस बात करते हैं कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल की। तो सबसे पहले आता है आपके, पहले तो हम देख लेते हैं कितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल हैं। देख लीजिए 10 हैं। ठीक है, 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल हैं। इसको मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और डिटेल्ड में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और जो ओनर है, मतलब अगर एक बिजनेस है, कोई भी ABC बिजनेस है और उसका ओनर का नाम है श्याम है उसके ओनर का नाम, तो श्याम और ABC दोनों के दोनों अलग अलग हैं। कभी भी अकाउंट्स की नज़र से ये दोनों एक नहीं होंगे, लॉ की नज़र में दोनों एक हैं। अगर ABC बिजनेस ठप हो गया तो उसकी भरपाई के लिए कानून जो है वो श्याम के एसेट बेच के अपने सारे के सारे ड्यूज निकलवा लेगा, वो लॉ की। लेकिन हम लॉ नहीं पढ़ रहे ना, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स की नज़र में बिजनेस और ओनर
बिजनेस और ओनर दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो यही चीज़ कहता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये एक एजम्पशन है, जो एक रूल है, एजम्पशन है, जो कि एक बिज़नेस को फॉलो करनी होती है कि भाई अगर ABC शाम की कंपनी है तो ABC अलग है और शाम अलग है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिज़नेस जो है एक बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मतलब कोई भी चीज़ जल्दी वाइंड अप नहीं होगी। अगर कोई भी बंदा बिज़नेस खोल रहा है, चाहे उसका बिज़नेस 2 महीने चले या उसका बिज़नेस 20 साल चले, वो जब उस बिज़नेस को खोलेगा ना, तो अकाउंटिंग की अजम्पशन ये कहती है कि वो इस अजम्पशन के साथ चलेगा, ये मान के चलेंगे कि ये बिज़नेस लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलेगा। तो ये है गोइंग कंसर्न, गोइंग ऑन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग ऑन, चलता रहेगा। तो अकाउंटिंग अजम्पशन ये मान के चलती है कि बिज़नेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। इसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग ओनली मॉनिटरी, मतलब मनी मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकती है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। नॉन मॉनेटरी को नहीं रिकॉर्ड करना, गुडविल को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, पेटेंट को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी में मेजर हो सके। इसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि असेट्स को रिकॉर्ड करना है एट द कॉस्ट, नॉट द मार्केट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे किसी एसेट को ख़रीदा गया है उस एसेट को उसी पे रिकॉर्ड। अगर मैंने कोई लैंड ख़रीदा है 2 लाख रुपए में और आज की डेट पे उसकी वैल्यू 10 लाख है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे 2 लाख में ही मेंशन करूँगी, ना कि 10 लाख में, ठीक है, समझ गए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इनकम जब अर्न हो जाती है या कोई भी एक्सपेंस जब इनकर हो जाता है, एक्रूड गलत है, यहाँ पे होगा इनकर, मतलब कोई भी इनकम जब अर्न कर ली है या कोई भी एक्सपेंस हो गया है, चाहे आपने इनकम का पैसा आपके पास आया हो या ना आया हो मतलब नहीं है, या आपने एक्सपेंस का पैसा दे दिया हो कोई मतलब नहीं है, बस आपकी जब अर्न हो गई है और एक्सपेंस आपका इनकर हो गया है, तभी उसको आपको उसको तभी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जब आपको उसका पैसा मिल जाएगा तब नहीं, हमें कब करना है रिकॉर्ड, जब हमने उसको अर्न कर लिया है, जब हमने एक्सपेंस इनकर कर दिया है, उसी टाइम पर हमें इसे रिकॉर्ड करना है। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 ईयर सेट है। हम किसी भी बिज़नेस को उसके वाइंड अप होने तक के लिए वेट नहीं करेंगे कि हम जब ये वाइंड अप होगा तब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, नहीं, हमें हर अकाउंटिंग ईयर में एवरी 1 ईयर हमें निकालना होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज़, कि 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है। मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू हैव टू बी मैच्ड फॉर नोइंग प्रॉफिट और लॉस। मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट यानी कि हमें जितने भी खर्चे हो रहे हैं और जितने भी रेवेन्यू हो रहा है उनको मैच करना पड़ेगा जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, उनका मैच होना ज़रूरी है ताकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस जान सकें। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 इफेक्ट होंगे, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा भी होते हैं कई बार, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। कॉस्ट अटैच कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में जितने भी फैक्टर्स आए हैं बीच में, है ना, जितने भी, जैसे रॉ मटेरियल था उसके बाद लेकिन आपके कुछ ओवरहेड एक्सपेंस लग गए, तो उन सब को हमने अटैच करना है, मतलब वो सब चीज़ें हम अटैच करेंगे, हम उन्हें एक्सक्लूड नहीं करेंगे, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट आई है वो सब। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस से ही समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ये बाद में अगर कोई ऑडिट करता है तो उसके भी इस्तेमाल में आता है। तो ये 10 थे हमारे अकाउंटिंग
कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल शॉर्ट में। अब इन्हें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें मेरी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने आज समझाना चाहा। प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छे से बार बार देखें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।